नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के कहने पे करते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ना बन के एक बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो ये वीडियो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिस्टेक से रिलेटेड है। ऐसी मिस्टेक्स इंडियन फैमिलीज़ में सालों से चली आ रही है और क्या पता है आगे भी चलती रहे। हालांकि इनमें कुछ रेट्स कम ज़रूर हुई हैं। तो उन्हीं दो मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वो दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की मिस्टेक्स कौन कौन सी है। पहला है, अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो ये एक आपकी बहुत भारी मिस्टेक हो सकती है। जो जनरली इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा बताया जाता है कि भाई गोल्ड खरीदिए, गोल्ड खरीदिए। गोल्ड नहीं हो गया, एक ऐसी चीज़ हो गई कि इसको ही अगर आप खरीदेंगे तो ही वो इन्वेस्टमेंट होगा। इस तरह का नज़रिया बनाया जाता है बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ में, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैं आगे बताऊंगा ये कैसे आपके लिए मिस्टेक बन सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए मिस्टेक हो सकती है वो है इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। जनरली आज भी इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। जैसे कि LICs की जो पहले वाली पॉलिसीज़ आती थी वो अभी भी आ रही हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको रिटर्न भी मिलेगा और साथ ही साथ एक इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो ये भी एक आपकी भारी गलती हो सकती है। तो अब इनको हम डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परचेज द फिजिकल गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट। देखिए, गोल्ड परचेज करना सभी को पसंद है। ज्वेलरी के रूप में आपको गोल्ड परचेज करना चाहिए। मैं गोल्ड परचेज करने के अगेंस्ट में तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपको गोल्ड सिर्फ उतना ही परचेज करना चाहिए जितना आप उसको पहन सके, कैरी कर सके। कहीं शादी फंक्शंस में आप उसको पहन के सुंदर दिखें या अच्छा लगे आपको। लेकिन इसके अलावा अगर आप गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में परचेज कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड को सिर्फ रखने के लिए, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो जनरली पहले हम ये देख लेते हैं कि लोग फिजिकल गोल्ड को परचेज क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये है कि ये वेरी लिक्विड है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आप चाहें किसी न किसी प्राइस पे तो आपसे गोल्ड खरीदने के लिए कोई ना कोई पर्सन रेडी आपको मिल ही जाएगा। अगर आप शॉप पे भी जाएंगे और वहाँ बेचेंगे तो आपको वो शॉपकीपर जो है किसी न किसी दाम में तो आपसे ज़रूर ले लेगा, मतलब तुरंत बिक जाता है। दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि ईजी टू बाय और सेल है। सबको जनरली ये पता रहता है कि इसको कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। तो इस वजह से ये एक इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन बन जाता है लोगों के पास में कि मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ तो कुछ नहीं तो ये एक इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ एक और फ़ायदा फिजिकल गोल्ड आपको देता है कि जनरली जो भी एवरी ईयर इन्फ्लेशन जनरेट हो रही है, जो भी बढ़ रही है आपकी इन्फ्लेशन, उसको ये कवर कर देता है। मतलब 7-8% के रेट से जनरली ये बढ़ जाता है सालाना। तो आपके पास महंगाई की दर को ये काबू में कर लेता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिसकी वजह से लोग जनरली फिजिकल गोल्ड को परचेज कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो क्या क्या है। पहला है कि जब भी आप मार्केट से गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि ये प्योर गोल्ड है या नहीं है। जनरली 24 कैरेट का तो कोई गोल्ड आपको देता ही नहीं है। 22 कैरेट 23 कैरेट का अगर कोई गोल्ड देगा तो उसमें भी आपके पास ये पहचानने का कोई तरीका नहीं है कि ये जो शॉपकीपर बता रहा है क्या ये सही है या नहीं है, क्या वाकई में आपको 22 कैरेट का गोल्ड मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है। दूसरी बात, जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड में जो एक्चुअल गोल्ड रहता है, प्योर गोल्ड, वो तो कम रहता है। इसके अलावा जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो उसके ऊपर के वो ज़्यादा लगते हैं। जो भी उसके ऊपर नग लगाए जाते हैं या और भी जो जो चीज़ों इसमें मिलाई जाती है और उसके थ्रू ये ज्वेलरी बनाई जाती है तो उसके मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है कि जब आप इसको बेचने जाते हैं तो जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उतनी कीमत मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। बात बढ़ी हुई कीमत तो भूल जाइए। अगर आप आज गोल्ड परचेज करते हैं और आप कल उसको बेचने जाएं तो भी आपने जितने प्राइस पे ख़रीदा है उतनी प्राइस भी नहीं मिलेगी आपको। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि इसमें प्योर गोल्ड नहीं होता, मिलावट होती है और मिलावट की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। फिर अगर आप ज़्यादा गोल्ड रखते हैं अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट तो उसके चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आप घर में रखेंगे तो भी चोरी होने का खतरा है। अगर आप कहीं बाहर पहन के निकले तो भी चोरी होने का आजकल बहुत खतरा है। और पांचवा बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप गोल्ड खरीदते हैं और अगर आप इसको पहन नहीं रहे हैं या कहीं कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप इसको बैंक लॉकर में रखते हैं और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी देते हैं। तो अगर आपको बैंक लॉकर में ही रखने के लिए गोल्ड लेना है तो फिर ऐसे गोल्ड लेने की क्या ज़रूरत। तो इन गोल्ड के अलावा आपके पास अगर फिर भी गोल्ड खरीदना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। मैं मेनली 3 ऑप्शंस बता रहा हूँ। पहला है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF।
ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप एक्सचेंज पे, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं सेकंड टू सेकंड पे, मतलब कि आप एक दिन में जब भी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है अकॉर्डिंगली आप इसको परचेज या सेल कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं इसको, लेकिन इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और फिर भी आप गोल्ड के में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपके पास कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप नॉर्मल जो भी एएमसीज हैं म्यूचुअल फंड की, उनमें जाके कोई ना कोई उनका फंड ऑफ फंड जो है वो चल रहा होता है गोल्ड का, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपके लिए इंट्रोड्यूस करती रहती है। इसमें गोल्ड की अलग अलग प्राइस आपको मतलब जो है प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और इसमें गवर्नमेंट का बैक रहता है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जो मैं गोल्ड के बारे में बताना चाह रहा था, और पहली मिस्टेक आपकी थोड़ी अगर हो भी गई है तो उसको कम करने की कोशिश कर रहा था। अब हम बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। तो दूसरी मिस्टेक है, अगर आप ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं आजकल के टाइम में भी, देखिए जब पुराना टाइम था तो आपके पास LICs की जो पुरानी ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी उनको लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस अगर लेना है तो। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आप आज आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो बहुत सारे टर्म प्लान अवेलेबल हैं जो आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके कई सारे डिसएडवांटेज हैं। पहला, इसका जो इंश्योरेंस कवर होता है जिसके लिए आप एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं वो बहुत ही कम है। जनरली देखा जाए तो 5 से 10 लाख रुपए तक की ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का सम एश्योर्ड रहता है। तो सम एश्योर्ड ऐसा रहता है कि अगर आप कि डेथ हुआ तो भी आपको इतना पैसा मिलेगा, और अगर आप सर्वाइव कर गए तो भी आपको एक्चुअल सम एश्योर्ड इतना मिलेगा। उसके अलावा उसमें लॉयल्टी बेनिफिट ज़रूर मिल जाते हैं। दूसरा, जो सम एश्योर्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 20 लाख की पॉलिसी की, 10 लाख की पॉलिसी की, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो प्रीमियम अमाउंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर टर्म इंश्योरेंस प्लान। तीसरा डिसएडवांटेज है कि जो भी इसमें आपको वैल्यू रिसीव होती है, अगर आप सर्वाइव कर गए अच्छी बात है, आपको सर्वाइव करना चाहिए। सर्वाइव करने के बाद सपोज करिए 20-30 साल की आपकी पॉलिसी है और उसके बाद जो आपको वैल्यू रिसीव होगी, अगर मैं बात करूँ 5 लाख की पॉलिसी की तो 5 लाख सम एश्योर्ड प्लस अगर 5 लाख रुपए का भी मैं लॉयल्टी बोनस मान लूँ तो 10 लाख रुपए आपको आज से आने वाले 25 साल बाद मिलेंगे। तो उस 10 लाख की क्या वैल्यू रहेगी? तो रिसीव्ड वैल्यू जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है एक तरह से वो बहुत ही कम होता है। 30 साल के बाद में अगर आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपका उसको दुगना पैसा भी नहीं मिलता है, बल्कि ओनली 4% तक का रिटर्न होता है जनरली। और अब मैं अगर बात करना चाहूँ तो आजकल सेविंग बैंक अकाउंट में भी ऑलमोस्ट 3.5% का रिटर्न मिल रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करें। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, तो इसका कंपैरिजन मैंने किया है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक ट्रेडिशनल पॉलिसी है 25 साल की जिसमें आप ईयरली 40,000 रुपये का प्रीमियम भरते हैं और उसका सम एश्योर्ड अगर 10 लाख है, तो आपको सर्वाइवल के बाद मतलब 25 साल के बाद में आपको टोटल बेनिफिट जो मिलेंगे दैट विल बी 10 लाख जो आपका सम एश्योर्ड होगा वो मिलेगा, और प्लस लॉयल्टी बेनिफिट्स जो बोनस आपको मिलता है। अगर मैं वो बात मानूँ, सपोज वो 10 लाख मिलता है तो आपको 25 साल बाद 20 लाख रुपए मिलेंगे जब आप हर साल 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी की बजाय अगर आप इसी 40,000 रुपये को क्वार्टरली 10-10 हज़ार रुपये में म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको 25 साल बाद जो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो 10% के रिटर्न से आपको 43 लाख रुपए मिल सकते हैं। नॉर्मल अगर 10% रिटर्न मार्केट में काफ़ी इजी रिटर्न माना जाता है जो आपको लॉन्ग टर्म में इजीली मिल जाएगा। ऐसा अगर 12% रिटर्न माने तो आपको 60.5 लाख रुपए, और अगर 15% रिटर्न माने तो आपको 25 साल में 1 करोड़ रुपए रिसीव होंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड से। तो आप ये डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि आप अगर ट्रेडिशनल पॉलिसी में सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिसी में आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा, और वही सेम अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना उसमें फ़ायदा हो सकता है। ये तो रही बात कंपैरिजन की। एक और कंपैरिजन मैं करना चाहता हूँ। देखिए 40,000 रुपये की अगर आप नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो उसमें से सपोज अगर आप 10,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ईजिली मिल जाएगा 10,000 रुपये में ईयरली में। तो बाकी बचे हुए 30,000 रुपये आप फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 25 साल के लिए तो आपको 10% के रिटर्न से
ऑलमोस्ट 32.5 लाख रुपए, 12% के रिटर्न से ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए, और 15% के रिटर्न के साथ ऑलमोस्ट 73.5 लाख रुपए आपको बन जाएंगे म्यूचुअल फंड से। तो ये सारे डिफरेंस हैं जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट ना करके एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लें और बाकी बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये दो मिस्टेक्स, इनिशियल मिस्टेक्स हैं आपकी, जिनसे आपको बचना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़।